ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह के सवाल हैं कि आखिरकार ये वेरिएंट इस बार इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे है। साथ ही ब्लैक फंगस भी आ चुका है और वाइट फंगस भी आ चुका है। इसकी वजह से किस तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं, कैसे बचा जा सकता है, इन सभी सवालों के साथ आज हम मौजूद हैं नीलकंठ हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव सिंघल से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रतिपक्ष संवाद पर। धन्यवाद मुझे प्रतिपक्ष में ये मौका देने का, जिससे कि मैं भ्रांतियाँ जो समाज में फैली हुई हैं कोरोना के प्रति, वाइट फंगस और ब्लैक फंगस के प्रति, उनको दूर कर सकूं। धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस अब आया है तो लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस किस तरीके से फैल रहा है। जो लोग कोरोना ग्रसित है, क्या उसी का ये नया वेरिएंट है, कोई नई बीमारी है, किस तरीके से लोगों को प्रभावित कर रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस अभी से नहीं है, कई सदियों से हम इन मरीज़ों का उपचार कर रहे हैं जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से ग्रसित थे। लेकिन अभी इनके मामलों में बढ़ोतरी हुई है, और मामलों में बढ़ोतरी होने का जो प्रमुख कारण है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डायबिटीज़ एंड कोविड। कोरोना और डायबिटीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मरीज़ को इन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हम इनको इसलिए बोलते हैं कि ये उन लोगों में लगते हैं जिन लोगों की अपनी इम्यूनिटी, अपनी क्षमता इन्फेक्शन से लड़ने की बहुत कम हो जाती है। तो जब किसी को कोविड होता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड में जब इन्फ्लेमेटरी फेज़ होता है तो उसको लड़ने के लिए सबसे कारगर दवाई हमारी स्टेरॉइड्स है, और स्टेरॉइड्स हमें देने होते हैं। लेकिन स्टेरॉइड के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि पेशेंट की शुगर जो है वो कंट्रोल रहे। तो अमूमन ये देखा गया है कि जब शुगर अनकंट्रोल्ड होती है तो उसकी वजह से ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के केसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम कोविड को स्टेरॉइड्स के साथ मैनेज करें और शुगर को मैनेज करके रखें तो बहुत कम चांसेस हैं कि हम इस ब्लैक फंगस या वाइट फंगस से ग्रसित होंगे। ब्लैक फंगस के मामले लगातार उत्तराखंड में भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर के सरकार ने आज इसे महामारी भी घोषित कर दिया है। और आपने भी जैसे कहा कि शुगर पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो कोरोना से रिकवर कर चुके हैं उनके लिए ये किस हद तक खतरनाक है और वो लोग अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे ज़रूरी है सुरक्षा। अपने शुगर को नियमित तौर से नापें। अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस होने के चांसेस बहुत 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 कम होंगे। इससे पहले भी हम ब्लैक फंगस देखा करते थे, लेकिन प्रमुखता ये ब्लैक फंगस उन्हीं मरीजों में होती थी जो डायबिटीज़ के होते थे और जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। खासकर वो मरीज़ जो हमारे पास डायबिटिक कीटो एसिडोसिस करके एक कॉम्प्लिकेशन होती है उसमें आया करते थे। बट अब कोविड की वजह से जब शुगर बढ़ जाता है तो हमने ये देखा है कि शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से और कोविड साथ में होने की वजह से इसमें ब्लैक फंगस के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। बट आम जनता को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक आम जन में नहीं होगा, ये उन्हीं लोगों में होगा जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, जो डायबिटिक्स हैं और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन है। तो शुगर वालों को सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसा कि डॉक्टर गौरव ने कहा है। साथ ही कोरोना वायरस के अब नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है, वो संक्रमित हो जा रहे हैं, सीटी स्कैन करवा रहे हैं, तब जाकर के उन्हें इस संक्रमण का पता चलता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो ऐसे में लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से संक्रमण को पहचाने, कौन कौन से वो लक्षण हो सकते हैं? देखिए, ये एक वायरस या किसी बैक्टीरिया की ये एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी अपना प्रारूप बदल लेते हैं। जब भी उनको एक रेजिस्टेंस मिलता है तो वो अपना प्रारूप बदल के उन लोगों को इन्फेक्ट करने की कोशिश करते हैं जब वो जो उनके प्रति रेजिस्टेंस पैदा कर चुके हैं। तो ये जो नया प्रारूप आया है ये ज़्यादा घातक है। इससे ज़्यादा कम उम्र के लोगों की मृत्यु हुई है इस बार, हमने जो देखा है। लेकिन सबसे प्रमुख चीज़ है पहचानना। देखिए, कोई भी वायरल इलनेस प्रमुखता शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, जुखाम ये सब लेके आती है। और हमें ये मानना चाहिए पैंडेमिक के टाइम में कि अगर किसी को बुखार, खांसी
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कुछ भी सिम्टम्स हैं तो उसको कोविड मानना चाहिए अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। कहने का मतलब है आपको मानना चाहिए कि आपको कोरोना हो गया है जब तक कि 100% ये ना हो जाए कि आपको कोरोना नहीं है। तो उस टाइम आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए जिससे कि आपके घर के दूसरे लोग उससे प्रभावित ना हो, और अपने आप को वक्त वक्त पे मॉनिटर करते रहना चाहिए। मॉनिटर किन चीज़ों से करना चाहिए? मॉनिटर करना चाहिए बुखार, अगर आपका तीसरे चौथे दिन के बाद भी बुखार चल रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करते रहना चाहिए, अपना ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका कोविड की टेस्टिंग नेगेटिव है लेकिन आपका बुखार नहीं उतर रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में कई बार कोविड की टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ती है, कई बार एक्सरे कराने पड़ते हैं। और अगर हमें लगता है कि 5वें दिन 7वें दिन तक कोविड की टेस्टिंग नेगेटिव है लेकिन फिर भी पेशेंट का बुखार नहीं उतर रहा है तो फिर उन कुछ गिन चुने केसेस में हमें सीटी स्कैन से भी क्लियर होता है कि ये कोविड है। और उन 30% केसेस जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग से बच जाते हैं उनको फिर हम सीटी स्कैन से आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि गांवों में कोरोना ना पहुंच पाए, लेकिन वहां पहुंच चुका है कोरोना, लोग संक्रमित हो रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा वहां तक इतनी नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में लोग घर पे रह कर के क्या करें कि वो स्वस्थ हो जाएं? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है आइसोलेशन। मैं फिर कहूँगा कि इस चीज़ को हमें जन जन को, गांव गांव को समझाना होगा कि अगर घर में एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसको अलग कमरे में रखें, उसके साथ पूरा का पूरा परिवार ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो पूरा का पूरा परिवार संक्रमित होगा। और हम ये सब जानते हैं कि इस बीमारी में 100 में से 75, 80, 85% लोग बहुत ही मामूली सिम्टम्स के साथ ठीक हो जाते हैं। खाली 15% लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं, जिनको सीवियर इलनेस होती है या मॉडरेट इलनेस होती है, जिनको भर्ती की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें सबसे पहले जो मरीज़ बीमार है उसको अलग करना है। उसके बाद हमें ये पहचानना है कि ये मरीज़ सीरियस हो रहा है। तो ये मरीज पहचानने के क्या सिम्टम्स हैं कि ये मरीज़ सीरियस हो रहा है? जिसका बुखार 4 दिन के बाद भी नहीं उतर रहा है। अब पल्स ऑक्सीमीटर्स गांव-गांव में पहुंच चुके हैं, जिसका ऑक्सीजन लेवल 94% से भी कम आ गया है, जिसको बार बार खांसी हो रही है और खांसी रुक नहीं रही है, कमज़ोरी बेइंतहा है और वो अपने घर में, अपने कमरे में भी बिल्कुल नहीं चल पा रहा है या लैट्रिन बाथरूम के लिए भी नहीं जा पा रहा है। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें ये बताएंगी कि हमें चिकित्सक से जल्द ही जल्द संपर्क करके भर्ती होने के लिए सोचना है। देखिए, हर गांव में आपके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं हो सकते कि हम सबको वहाँ पे वही सुविधा दे दें। हमें ये पहचानना होगा कि इस मरीज़ को हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर उसको मेडिकल कॉलेज या शहर में अस्पताल में लाना है जिससे कि उसका इलाज कर सके। हमारा काम है उसको जल्द से जल्द उन व्यक्तियों को पहचानना जिनको ज़्यादा सीवियर या मॉडरेट इलनेस है, जिससे कि उनको वक्त रहते इलाज मिल सके। तो हमारा काम इलाज करना उस टाइम नहीं है, हमारा काम पहचानना है जिससे कि वो सही जगह पे पहुंच सके। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, घर पे काढ़ा पी रहे हैं, भाप ले रहे हैं, तो दिन में कितने बार उन्हें काढ़ा पीना चाहिए या भाप लेना चाहिए ताकि वो इस संक्रमण से खुद को बचा के रख सके? ये कोई एविडेंस बेस्ड साइंस नहीं है कि काढ़ा लेके और स्टीम लेके हम कोरोना के प्रभाव को कम कर पाएंगे या कोरोना के प्रभाव से बच पाएंगे। बट मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि कई बार लोग स्टीम लेने की वजह से गले में और परेशानियां लेके भी आते हैं। थ्रोट में इरिटेशन इतना ज़्यादा हो जाता है लोगों के कि जल जाता है गला या फिर जीभ जल जाती है ज़्यादा काढ़ा पीने की वजह से। तो मैं सबसे यही विनती करूँगा कि चिकित्सा या शिक्षा एक साइंटिफिक है। आप काढ़ा पीजिए, आप स्टीम लीजिए, बट कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मत करिए। अपना एक नियमित तौर पे आप एक बार स्टीम और एक बार काढ़ा लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो कोरोना संक्रमण को लेकर के और ब्लैक ऑफ वाइट फंगस को लेकर के जितने भी सवाल थे आज हमने डॉक्टर गौरव सिंघल से पूछे हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो प्रतिपक्ष संवाद
पर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के और फेसबुक पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं और हम फिर से आपके सवालों के जवाब खोजने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई,